नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी, जिनके साथ आज चर्चा होगी कांग्रेस के चिंतन शिविर की। आप सबको पता है कि कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। सर, इस बार के चिंतन शिविर में काफी कुछ बदलने की बात की जा रही है। पार्टी ने स्वीकार किया है अपनी नाकामयाबी को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुराने राग को फिर से अलापा है। उन्होंने बात की है कि भाजपा और आरएसएस की, लेकिन यहाँ पे बातचीत होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात आ रही है, भाजपा आरएसएस की। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक परिवार को एक टिकट एक परिवार के फॉर्मूले से अलग भी रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या सिर्फ गांधी परिवार इससे परे रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि गांधी परिवार भी इसमें शामिल रहेगा। हम जानते हैं कि सोनिया गांधी जी रायबरेली से लगातार सांसद हैं, और हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो खुद ना लड़के प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा जाए। और जैसा आपने कहा कि एक परिवार एक टिकट वाला जो फार्मूला कांग्रेस लेकर आई है, तो वो अगर गांधी परिवार पर भी लागू होता है तो 5 साल उसमें एक अनिवार्यता रखी गई है कि 5 साल आपने संगठन के लिए काम किया होना चाहिए। तो 2019 में प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा था, उस हिसाब से 2024 तक उनको 5 साल हो जाएंगे, तो यानी कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हैं। हो सकता है कि सक्रिय जो चुनावी राजनीति से शायद सोनिया गांधी विराम ले लें। देखना होगा कि जो कांग्रेस ने ये चिंतन किया है उस पर अमल कितना होता है। हालांकि इस चिंतन शिविर की एक मैं सफलता जरूर मानता हूं कि इस शिविर में सभी नेताओं को बोलने का पर्याप्त मौका दिया गया। माफ कीजिएगा, जो नेता ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, पार्टी की कोई कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, पार्टी के जो विभिन्न मंच हैं उनकी कोई बैठक होती नहीं है, तो हम अपनी बात कहाँ रखें, कार्यकर्ताओं की जो मुद्दे हैं उसको हम कहाँ पर लेकर जाएं। तो ये कई सारे ऐसे विषय थे जिसको कि कांग्रेस ने एक ये चिंतन शिविर आयोजित करके, और सिर्फ ये कोई दूसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति के नेता ही इस तरीके की मांग करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे हों या और भी कई सारे नाम मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने मांग की थी कि बहुत समय हो गया जब कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है। तो ये एक चिंतन शिविर हुआ है, इसमें सभी जो डेलीगेट्स को बोलने का मौका दिया गया। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हमारी एकता का जो संदेश है वही बाहर जाना चाहिए। बैठक में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारे विचार आ रहे हैं, किस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है, किसका समर्थन हो रहा है, ये सब बातें नहीं बाहर जानी चाहिए। तो ये एक चीज कामयाब होती दिख रही है कांग्रेस की, वहां पर सबको बोलने का मौका मिला है, अपने विचार रखने का मौका मिला है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण एक तरीकों से या असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करके ही किया जा सकता है। उनका बयान बहुत सही है। कांग्रेस जनों के लिए मैं मानता हूं कि वो एक मार्गदर्शक बयान है। लेकिन सवाल ये है कि कितने जो नेता हैं वो इस बात का पालन करेंगे। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कितने नेता कर्ज चुकाने के लिए तैयार होंगे? ये जो आपने बात करी कि एक फैमिली एक टिकट, तो ये फार्मूला लागू होते ही बहुत सारे नेताओं के परिवारों पर संकट आ जाएगा। जो बाप भी सांसद है, बेटा भी सांसद है, या बाप विधायक है, बेटा सांसद है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उदाहरण। तो कांग्रेस में एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि G23 एक ग्रुप बन गया था जो कि असंतुष्ट नेताओं का एक वर्ग माना जा रहा था, जो कि लगातार हमने देखा कि चाहे चुनावी हार हो, चाहे कई मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड हो, वो क्लियर ना होने की बात हो, तो वो मुखर होकर अपनी बात रखता था, अपनी आवाज़ मीडिया तक पहुंचाता था और बयान भी जारी करता था ऑफिशियली। तो अब G23 के नेता तो वहाँ पर बुलाए गए हैं, लेकिन कपिल सिब्बल वहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ये दिख रहा है कि पार्टी जो पूरी तरह से एकजुट होने का एक दावा कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं अभी दावे में पूरी तरह से सत्यता नहीं है। दूसरा, चिंतन शिविर चल रहा है। उसी चिंतन शिविर के चलते रहने के दौरान पंजाब में वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ वो पार्टी छोड़ देते हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से वो ऐलान करते हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, गुड लक कांग्रेस, गुड बाय कांग्रेस। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस ने ये, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियां हैं, वो वाकई हैं, ऐसा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रस्ताव में रखी गई हैं, चाहे वो ऊपर से लेकर निचले स्तर तक संगठन में या कोई भी समिति बन रही है, उसमें 50% तक युवाओं को आरक्षण कह लीजिए या उनको रखा ही जाएगा।
या फिर जो एक विभिन्न प्रकार की समितियों की बात हुई है, किसानों की बात हुई है कि उनको कर्ज माफ़ी से कर्ज मुक्ति तक कैसे उनको लेकर जाना है। और प्लस में मैं मानता हूं कि जो इसमें जो भी इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उसमें एक सबसे बड़ा अच्छा समिति बनाई जाएगी, वो है आकलन समिति। अब मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में नेता हैं और हम भी देखते हैं, कोई भी साधारण आदमी इस बात को कह सकता है कि देखिए वो कितना आदमी मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उसके काम का इनाम नहीं मिल रहा, जबकि कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसको वहां पर कांग्रेस पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उनका नामों की चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वैसे बहुत सारे नाम हैं। और ये बात कोई हम एक पत्रकार के तौर पर नहीं, साधारण आदमी भी इस बात को देखता समझता है और वो महसूस करता है। तो ये एक जो कार्यों का आकलन करने की जो समिति बनाने जा रही है कांग्रेस, वो एक बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप पद से हटाए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि 5 साल तक वो व्यक्ति उस पद पर रह सकता है, अधिकतम एक 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद वो चाहे तो उस पद पर आप वापस आ सकता है अपनी कार्य प्रदर्शन के आधार पर। तो ये जो चीज़ें कांग्रेस ने कही हैं बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इसको अमल में ला पाएगी, ये एक बड़ा विषय है, एक देखने वाली बात होगी। दूसरा मैं मानता हूं, जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया, 1 फैमिली 1 टिकट, तो देखिए कांग्रेस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो है परिवारवाद का। अब कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी यदि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो अन्य पार्टियां जो कि परिवार आधारित राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे हैं, क्षेत्रीय दल की तो भरमार है ऐसे, तो उनको भी सीख लेने को मजबूर होना पड़ेगा कांग्रेस से। और अगर भारतीय राजनीति से परिवारवाद खत्म होता है तो इसका श्रेय कांग्रेस को ही जाएगा और कांग्रेस एक ये बड़ा अच्छा काम करेगी। लेकिन वही है जो हम सवाल बार बार करें कि क्या ऐसा हो पाएगा। चिंतन तो हो गया है, लेकिन क्या वो उस चिंतन को, अगर हम बीजेपी की भाषा में बात करें तो संकल्प तो ले लिया क्या, लेकिन उसको सिद्धि तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा मैं यही मानता हूं कि देखिए जो वक्त की आवश्यकता थी कि कांग्रेस इस तरह की बैठक करे जहां पर लोग अपने नेता अपने मन की भड़ास निकाल सकें, वो एक मौका सोनिया गांधी ने सबको दिया है। बिल्कुल। और मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि जब संबोधन की शुरुआत हुई थी पहले दिन की, तो वहां पे हमने अशोक गहलोत का भी संबोधन सुना था। कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा था राहुल गांधी के लिए, और कहीं ना कहीं फिर से मांग उठने लगी कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं जब हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं तो कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बात हो रही कि कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए अगर कोई व्यक्ति है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचाया जाना चाहिए तो उसमें नाम आता है अशोक गहलोत का। कहते हैं अशोक गहलोत को आप कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए, उसके बाद फिर आप जादू देखिए उनका। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, अशोक गहलोत निश्चित रूप से संगठन के आदमी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन रह चुके हैं, राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक हैं लगातार, उनको प्रशासनिक और सांगठनिक कामों का अनुभव है। लेकिन ये देखना होगा कि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो आपका क्या राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार है। आप अगर वहाँ से राजस्थान की किसी सीट से चुनाव जीत सकते हैं, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में, क्या आप आंध्र प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं क्या? ये एक बड़ी बात हुई। जैसे सोनिया गांधी जी को देखा हमने, वो रायबरेली से भी चुनाव जीत सकती हैं, बेल्लारी में जाके चुनाव जीत के दिखा दिया उन्होंने। जो राष्ट्रीय नेता होता है उसका एक अपना एक रुतबा होता है, उसका अपना एक प्रभुत्व होता है, तो वो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत में उतना नहीं है। और पार्टी को इस समय चूंकि एक युवा की जरूरत है, युवा नेतृत्व की जरूरत है, और वो ऐसा ऊर्जावान नेता होना चाहिए जो पार्टी को एकदम से खड़ा कर सके, क्योंकि पार्टी बहुत समय गंवा चुकी है। बिल्कुल। तो आपने एक बात बोली, क्योंकि दूसरी जगह से भी जीत सके ऐसा नेता ही अध्यक्ष बन सकता है। क्योंकि जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, वो तो अमेठी से हार चुके हैं, भले वो वायनाड पहुंचे हों, तो क्या उनमें ऐसा नेतृत्व क्षमता दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जो अमेठी से हार चुके हैं, लेकिन अगर वो दोबारा अमेठी से लड़ते हैं तो भी वो हार जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चुनावी राजनीति है। हालांकि स्मृति ईरानी जी ने अपना वहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन किया है, एक सांसद के तौर पे, एक मंत्री के नाते उन्होंने कई सारी परियोजनाएं दी अपने क्षेत्र को। तो ये ठीक है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, उन पर आरोप भी लगा कि वो भाग गए हैं अमेठी से, उत्तर प्रदेश से, अब जाके वायनाड में है वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके खिलाफ गई हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में भी हम ऐसी बात करें कि किसी एक नेता के नाम पर सर्वसम्मति बनती है, तो शायद वो राहुल गांधी ही होंगे।
तो आपने जाना कि क्या कुछ चल रहा है चिंतन शिविर में। प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी ने ये सवाल भी पूछा कि जिस आधार पर परिवारवाद को समाप्त करने की बात की जा रही है एक टिकट एक फॉर्मूले के तहत, तो क्या इसे कांग्रेस पूरी तरह से लागू कर पाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपके साथ मुलाकात होगी अन्य विषय पर। तब तक मुझे यानी अंगार गुप्ता और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।